मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 2 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EJ के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 2 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। मीन्स इस क्लास में सेट 2 कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 6 का बताया गया है, निम्नलिखित फलन के सांतत और अवकलनीयता x बराबर 1 पर विचार कीजिए। fx बराबर दिया गया है। तो ये प्रश्न पार्ट 5 से लिया गया है, सांतत तथा अवकलनीयता। तो आपने प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लगाने में। तो यहाँ पे पहले लिख लो 6 का हल। फलन लिख लेना है सबसे पहले। दिया गया फलन fx बराबर, यहाँ पे fx के 2 मान दिए गए हैं। पहला है x + 2, इसके लिए शर्त बताइए x <= 1। फिर दूसरा जो फलन दिया गया है fx बराबर x - 2, इसके लिए शर्त बताइए x > 1। ठीक है, x बराबर 1 पर आपको चेक करना है फलन सांतत है या नहीं है, अवकलनीयता है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है x बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण। यहां पे लिख देते हैं ठीक है। अब आपको करना क्या है, मान निकालना है। fa बराबर fa + 0 बराबर fa - 0। अगर तीनों के मान बराबर आते हैं तो fx क्या होगा, सांतत होगा। अगर पहले 2 की आंसर शीट बराबर नहीं आती है तो तीसरी की हम आंसर शीट नहीं निकालेंगे। तो देख लो यहाँ पे बता देते हैं, fa का मान निकालना है, fa + 0 का मान निकालना है, fa - 0 का मान निकालना है। यहाँ पे a जो हमने यहाँ पे लिया है x बराबर a पर, मेरे पास क्या है x बराबर 1। तो आपको क्या करना है, f1 का मान निकालना है। और ये जो निकाला जाता है fa का मान बराबर पर निकाला जाता है। तो आपको शर्त में देख लेना है कहाँ पे बराबर है। पहली शर्त में है तो इसके सामने जो फलन का मान है वहीं से f1 का मान निकलेगा। कुछ नहीं करना है, आपको चर को चेंज करना है। अचर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे x है 1 रख दो, प्लस का 2 बराबर कितना आया 3। अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है, दक्षिण पश्च सीमा, मतलब इसको बोलते हैं। तो मेरे पास 1 है तो 1 + 0, ठीक है, बराबर होता है लिमिट h → 0 या 1 प्लस का h। मेरे प्यारे बच्चों ये x का मान होता है जो पहले लिखा है, और बाद वाला 0 है ना, लिमिट का होता है। जब लिमिट हम लगा लेते हैं तो ये 0 क्या बन जाता है, h बन जाता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसका मान निकालना है। हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर प्लस है तो आपको देख लेना है अस्मिका चर x की तरफ देखता हो। ये अस्मिका जो है देखेगी, जब प्लस है तो x की तरफ देखता हो। तो देख लो यहाँ पे ये 1 की तरफ देख रहा है, ये x की तरफ देख रहा है। तो इसके सामने जो भी फलन दिया गया उसका यूज करके आपको f1 + h का मान निकालना है। समझ में आ गया, प्लस है तो x की तरफ देखता हो। तो इस शर्त में ये मिल गया। तो शर्त के सामने जो है x - 2 उसको ले लेना है और चर को चेंज कर देना है। ये ट्रिक है। h → 0, कुछ नहीं करना, 1 + h x के स्थान पे आपको रख देना है ऐसे करके। ठीक है, रख लिया। अब आपको पता है जो दिया गया वो अंश में है तो लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख लो। अगर अंश बटे हर में मिलता तो फॉर्म बनने की संभावना होती। 2 ही फॉर्म है क्लास 12th में। अगर फॉर्म बनती 0/0 या ∞/∞ तो अवकलन किया जाता है अंश और हर में अलग अलग। लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि अंश में ही आपको मिला है। हर में अगर दिया होता तो बनने की संभावना होती। तो इस सिचुएशन में लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख लो। ठीक है, अब कितना मिलेगा, -1 मिलेगा ना। ठीक है, इसका मान 3 है, इसका मान -1 है। तो तीसरी वाली लिमिट का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि यहीं से पता लग जाएगा कि फलन सांतत नहीं है। तो कैसे लिखना है, दैट इज f
यहाँ पे क्या है 1 नॉट बराबर है 1 प्लस 0 के। इम्प्लाई दैट करके लिख दो x बराबर 1 पर f(x) सांतत्य नहीं है। क्या लिखना है यहाँ पे? सांतत्य नहीं है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब अवकलनीयता के लिए बात करेंगे। इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब फिर आपको दोबारा हेडिंग डालना है। x बराबर 1 पर यहां पे लिख देते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता का परीक्षण। ठीक है, तो निकालो भैया आर एफ डैश का मान, ठीक है, और एल एफ डैश ए का मान। ये x बराबर 1 पर हमने आपको बताया है। इसको बोलते हैं बायां अपकलज और इसको दायां अपकलज हिंदी में। ठीक है, तो आर एच डी आपको लिखना है। आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, हिंदी में बोलते हैं दायां अपकलज। ठीक है, यहाँ पे आर है, ये आर उठा लिया। ठीक है, आर एफ डैश मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, 1 लिख लो। फार्मूला आपको याद होगा लिमिट एच टेंस टू 0 यह 1 प्लस एच माइनस का यह 1 अपॉन एच, यही फार्मूला होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस दिख रहा है, सांतत्य में बता चुके हैं प्लस यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको देख लेना है शर्त में चर x की तरफ देखता हो, वहीं से इसका मान निकलेगा। तो ये शर्त है ना, इसमें ये मिल जाएगी। तो इसके सामने फलन का मान जो दिया गया उसका यूज करके यह 1 प्लस एच का मान निकाल लेना है। रखो 1 प्लस एच, केवल चर को चेंज किया जाता है। ये चेंज हो गया चर, यह 1 का मान ये बराबर से निकाला जाता है, इसमें मिल गया बराबर है ना। तो इसके सामने जो भी फलन है चर x के स्थान पे 1 रख दो। अचर चेंज नहीं होता, केवल चर चेंज होता है अपान में h। तो देख लो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से कितना मिलेगा h माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा 3। ठीक है ना, अपान h। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h माइनस का 4 अपान h। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिमिट का मान डायरेक्ट रख दें तो फॉर्म बनेगी तो अवकलन करना है अंश बटे हर में, दो ही फॉर्म है। तो रखेंगे फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, तो फॉर्म नहीं बनेगी, डायरेक्ट ही लिमिट का मान रख लो। लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 कर लो बटे 0। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 4 बटे 0। अब कितना हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इसका मान इतना आ गया, इतना नोट कर लो। अब इसी में हम काम करेंगे। यहाँ पे यल कर लेते हैं, एल एच डी निकालेंगे, यहाँ पे यल। ठीक है, और फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले का मान निकालेंगे। इसका तो मान माइनस इनफाइनाइट निकला ना। ठीक है, चलो इसका मान निकालो एल एफ डैश 1 का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस, तो माइनस दिख रहा है तो आपको देखना है कि चर x की तरफ ना देखता हो, यशमिका जो है चर x की तरफ ना देखता हो, तो वहीं से इसका मान मिलेगा। पहले शर्त में देख लो, माइनस है तो ये देख रहा है x की तरफ, ये नहीं देख रहा है, तो इसी शर्त में ये मिल जाएगा। शर्त के सामने जो भी फलन का मान दिया गया है उसका यूज करके इसका मान निकाल लेना है। केवल और केवल चर चेंज होगा, रख लो चर x के स्थान पे 1 माइनस एच और प्लस का 2। ठीक है, और यह 1 का मान बराबर से निकाला जाता है। ठीक है, और अपान में माइनस एच, फिर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 2 और 1 3 माइनस का h और माइनस का 3 बटे माइनस का h। यहाँ पे 3 मिला, 2 और 1 3 माइनस का h। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको काट लेना है, 3 से 3 कट गया। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना मिला माइनस एच अपॉन माइनस एच, इतना मिला ना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लेना है, ये कट जाएगा ना। ठीक है, तो कितना मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, कट गया पूरा पूरा 1 मिला, तो h नहीं है तो लिमिट हटा दो। ठीक है, 1 आएगा, तो उसका मान माइनस इनफाइनाइट निकला और इसका मान 1 निकला, तो दोनों की आंसर शीट अलग अलग है। तो x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको 2 लाइनें लिखना है लास्ट में, दैट इज आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल
एल एफ डैश 1 इम्प्लाई दैट करके लिख दो x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, इतना आपको लिखना है। अब अतः करके मिक्स करके लिख दो दोनों को, सांतत और अवकलनीयता को मिक्स करके अतः करके लिख दो। अतः का मतलब होता है प्रश्न पूरा लग गया। तो x बराबर 1 पर एफ एक्स ना तो सांतत है और ना ही अवकलनीय है, इतना नोट कर लो। प्रश्न छठे का कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे कोई, उसके साथ कोई यारी। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे खा कर लो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या बताया गया है। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, 3 पद दिए गए हैं, पहले लिख लो फिर बताते हैं कैसे आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, कॉपी चेक करने वाले को अच्छा लगेगा, इसीलिए y के बराबर आपको मान लेना है। e की घात में सेक स्क्वायर x प्लस का 3 कॉस इनवर्स x प्लस का x की घात x, चर की घात चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर नहीं है चर की घात चर, तो आपको y1 y2 y3 ही मानना है। एक भी पद, मतलब चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, चाहे 4 पद हो, एक भी पद आपको चर की घात चर में मिल जाए तो आपको पता है उसका अपकलन कैसे करते हैं, पहले लॉग लेते हैं उसके बाद अपकलन होता है। तो इसीलिए y1 y2 आपको मानना है। तो इसको y1 और इसको y2 और उसको y3, यहाँ पे यस ए y लिख दो। यस ए y का मतलब बता देते हैं, यहाँ पे देख लो, यस ए y का मतलब सपोज दैट, ठीक है, इसकी हिंदी होती है मान लो कि। तो y1 y2 y3 हमने सपोज कर लिया है। अब आपको अवकलन करना है इसका, इसी लाइन का कर लेना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इस वाले का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये परतंत्र है। y1 का dy अपॉन डी एक्स, y2 का dy2 अपॉन डी एक्स प्लस y3 यहाँ पे ले लो, ठीक है, y2 के बाद y3 आएगा ना, y3 अपॉन, ठीक है, डी एक्स। समीकरण 1 डाल लो। अब आपको अलग अलग मान निकालना है, dy1 अपॉन डी एक्स का मान अलग निकालना है, dy2 अपॉन डी एक्स का मान अलग निकालना है, और dy3 अपॉन डी एक्स का मान अलग निकालना है। जब निकल आए समीकरण 1 में रख देना और आंसर शीट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 लिखना है, y1 लेके चलना है। y1 बराबर किससे माना था, e की घात से 1 स्क्वायर x को। चलो अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, बराबर के मेरी तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के उस तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है y1 का dy1 अपॉन डी एक्स, ठीक है, पहले e की घात x का अवकलन करो, e की घात x का e की घात x, लेकिन यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर x है तो चर चेंज है, कैसे पहचाना, यहाँ से आपको पहचानना है, d के पास में x है और यहाँ पे सेक स्क्वायर x है, तो x और सेक स्क्वायर x चेंज है चर, जब चेंज होता है तो आपको दोबारा अवकलन करना पड़ता है। तो सेक स्क्वायर x का अवकलन करेंगे, इसको तो जैसे का तैसा लिख लो, इसमें x की घात n का लगा लो फार्मूला, तो घात आगे एक घात कम कर लो, कम हो गई, एक घात लिखी नहीं जाती। अब घात के अंदर वाले का दोबारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है और घात के अंदर देखो सेक x है, तो चर चेंज है। जब तक आपको चर चेंज मिलता रहे तो आपको दोबारा अवकलन करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर हम सेक x का अवकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो ऐसे ही लिखो e की घात सेक स्क्वायर x और 2 सेक x ऐसे लिखो। यहाँ से बताओ इसका अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है, ठीक है ना। अब एक लाइन और लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं, आपको नोट कर लेना है इतना, एक लाइन लिखना है और dy1 अपॉन डी एक्स बराबर में गुणा कर लो, तो सेक स्क्वायर x मिल जाएगा ना, ठीक है, और इंटू में 10x और e की घात
में सेक स्क्वायर एक्स। ये आंसर शीट एक आ गई dy1/dx की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, dy2/dx का मान निकालना है। लेकिन ये आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी जब समीकरण 1 में रखेंगे। इसको रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको y2 ले लेना है। तो y2 बराबर किसे माना था, 3 cos इनवर्स x को। अब आपको इसका अवकलन करना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब होता है कि बराबर के मेरी तरफ आपको d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ भी आपको d/dx रखना है, 3 cos इनवर्स x। ठीक है, इतना करने के बाद अब अवकलन करना है। इसका अवकलन बताऊं, dy2/dx, यहाँ पे 3 आगे कर लो, cos इनवर्स का अवकलन बोलो, -1/√1 - x², यही होता है अवकलन, -3/√1 - x²। ठीक है, 3 का 1 में गुणा कर दिया ना, तो ऊपर मिला -3। ये आंसर शीट आ गई dy2/dx की। यहाँ पे लिख देते हैं -3/1 - x², क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाद में मान रखेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, y3 और लेके चलना है, लास्ट आंसर शीट और निकालना है। तो y3 बराबर x⁴x। तो चर की घात चर है, तो आपको पता है डायरेक्ट अवकलन होगा नहीं, पहले लॉग लेना है, फिर लॉग के बाद लॉग के फार्मूले यूज करना है, उसके बाद अवकलन करना है। इतनी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा, log by3 बराबर log x⁴x। ठीक है, log by3। अब देखना है फार्मूला कौन सा लगेगा log का, और लगेगा 100% फार्मूला, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चर की मतलब घात 2 देख लो, चर की x है, x आगे कर लो, घात x आगे कर ली ना, ये फार्मूला लग गया, log n की घात m बराबर होता है m log n, यही होता है। ठीक है, अब आपको अवकलन करना है, फार्मूला लगने के बाद में आपको अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब होता है बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, तो वो गुणन नियम का यहाँ पे यूज होगा। इसको हम रफ कर देते हैं। रफ हो गया, अब आपको आगे देख लेना है। यहाँ पे log y3 होगा, सॉरी, चलो बताओ 1/y3। ठीक है, अब y3 का दोबारा अवकलन करो, dy3/dx बराबर, यहाँ पे देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन बोलो x का 1 होता है। ठीक है, dy3/dx। अब y3 का क्रॉस इंटू करना है और x से x कैंसिल कर लेना है, 1 प्लस का log x। ठीक है, अब y3 का मान रख लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मान रख लो y3 का, dy3/dx, x⁴x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, dy1/dx कामा dy2/dx व dy3/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर। इसको हम रफ कर देते हैं। अब तीनों आंसर सीटें समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या था, देख लो यहाँ पे, dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx। dy1/dx का मान देख लो उस तरफ, 2 sec² इंटू में 10x e की घात में sec²x, फिर प्लस इसका मान यहाँ से देख लो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस
3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मान देख लो यहाँ पे, एक्स की घात एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, ये आंसर शीट आई है dy/dx की। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न। ठीक है, अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। चलो यहाँ पर नंबर चेंज कर लेना है गा, ये लो। ठीक है, आपको बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा होगा हिंदी वाला, लेकिन बहुत सरल है। ये गा जो प्रश्न है पार्ट 6 से लिया गया है, अपकलज के अनुप्रयोग, प्रश्नावली 6.1 से। ठीक है, देखो बताते हैं कैसे लगाना है। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगें वृत्त 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें परिवर्तन की दर निकालना है क्षेत्रफल में, क्योंकि आपको पता ही है प्रश्न में अगर लिखा हो दर या गति, तो अवकलन से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको दिया है लिख लेना है। क्या लिख लेना है, दिया है। तो मात्रक से पहचान लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो अगर आपने प्रश्न आर से लगाया तो dr/dt इसको लिखना है। अगर स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल में हमें लिखना पड़ता दर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता तो आयतन में हमें दर लिखना पड़ते। तो हमें यहाँ पे त्रिज्या दिख रही है तो आर लेंगे, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, dr/dt से। तो dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और त्रिज्या को लिख लो आर से। और यहाँ पे लिख रहा है गति से चलती हैं, मतलब बढ़ रही हैं, तो आपको प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे क्षेत्रफल में हमें बताना है दर, तो बढ़ रहा है तो आपको पता है dA/dt, तो प्लस में आंसर शीट निकालना है। ठीक है, अब बताओ फार्मूला क्षेत्रफल का कौन सा लगेगा। नाम देख लो, यहाँ पर वृत्ताकार लिखा है, तो आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है। नाम जरूर दिया गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है πr²। ठीक है, अपकलन करना किसके सापेक्ष होता है, t के सापेक्ष, क्योंकि जब प्रश्न में ना बताया जाए कि किसके सापेक्ष अपकलन करोगे, ना बताया जाए, तब आपको t के सापेक्ष ही अपकलन करना है। करो, दोनों तरफ आपको परतंत्र ही मिलेगा। ठीक है, इसका हो गया, इसका 2πr, r का दोबारा, इसीलिए बोलते हैं दोनों चर यहाँ पे परतंत्र का काम करेंगे, r और a दोनों। ठीक है, अब आपको मान रख लेना है 2π, r का मान देख लो 10 है। ठीक है, dr/dt का मान 4 है। चलो भाई, 4 दूनी 8, 80 पाई। आयतन है मीन्स यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या करना है, यही मात्रा लिखना है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना पर सेकंड। ठीक है, 80 पाई। देखो पाई का मान अगर प्रश्न में मिल जाता तब पाई का मान हम रखते हैं, नहीं मिला तो पाई में ही आंसर शीट आपको छोड़ना है। किताब में आंसर शीट दशमलव में दे रखी है, पाई का मान रख लिया 22/7। अगर आपको इतना छोड़ देना है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो। अब अगले प्रश्न की है बारी, उसके साथ भी नहीं करेंगे कोई यारी। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, घा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया गया अवकल समीकरण इतने के लिए बिंदु दिया गया है 1 - 1 से गुजरने वाली वक्र ज्ञात कीजिए। तो हमें वक्र का समीकरण निकालना है, एक कोटि एक घात का हमें दिया गया अवकल समीकरण। जब हिंदी वाला प्रश्न मिलता है तो एक बात याद रखना, चरों को पृथक करने की विधि से ही लगाना है। ठीक है, ये जरूर आपको सीख लेना है। लिख लो यहाँ पे अवकल समीकरण जो दिया गया है, वक्र का समीकरण निकालना है। तो xy dy/dx बराबर दिया गया है x+ का 2 और y+ का 2। ठीक है,
यहाँ पर हिंदी वाला प्रश्न है तो पहले से पता है, चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि से ही प्रश्न को लगाया जाएगा। तो क्या करना है, dy है ना, तो y के जितने पद हैं dy को देना है। तो एक y मिल गया, यहाँ पे देखो बटे में ले आओ y प्लस 2 dy हो गया। अब बराबर में क्या करना है, dx का क्रॉस इंटू करके लिखना है। तो x प्लस का 2 यहाँ पे है और यहाँ से x ले लो, ये dx। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा y वाला पद dy को दे दिया और x का पद dx को दे दिया। यही होता है चरों को पृथक करने की विधि। अब इसके बाद में जब पद सेपरेट हो जाते हैं तब आपको दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंबल देना है दोनों तरफ, इंटीग्रेशन का सिंबल, y के अपान y प्लस का 2 dy बराबर x प्लस का 2 बटे x dx। हमने आपको बताया था समाकलन कैसे करना है फलन का, प्रश्नावली 7.2 की बात करना है। अगर यहाँ पर सिंगल पद है, क्या है, सिंगल पद, तो लघुत्तम वापस देने के बाद आपको समाकलन करना है बराबर के उस तरफ। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर दो पद हैं, दो पद, तो लघुत्तम वापस नहीं देते हैं। सिंगल पद होता तब लघुत्तम वापस दिया जाता है। तो इस तरफ लघुत्तम वापस देने के बाद समाकलन करना और यहाँ पर भाग लगाना है, ठीक है। तो एक बार जाएगा ना, घटाने पर ये कट गया -2, तो कैसे लिखा जाता है 123, एक नंबर इसे, 2 नंबर इसे, 3 नंबर इसे, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, एक शेषफल क्या है, माइनस का है तो 2 बटे नंबर 3, 123 ऐसे लिखा जाता है। एक नंबर प्लस माइनस 2 नंबर बटे 3 नंबर। अगर शेषफल माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लेना है, अगर शेषफल प्लस का होता तो यहाँ पे प्लस लेते हैं। तो माइनस है शेषफल तो यहाँ पे माइनस लेना है, 2 के नीचे 3 लिखना है, 2 के नीचे 3, y प्लस का 2 dy बराबर। अब यहाँ पे देख लो, लघुत्तम वापस दे दो, x के बटे लिख लो और 2 के बटे लिख लो और यहाँ पे dx, ये कट गया, यहाँ पे 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, अभी समाकलन नहीं हुआ है, समाकलन करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमें बताया गया है वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन बिंदु 1 -1 से होकर जाता है। पहले हम व्यापक हल निकालेंगे अवकल समीकरण का। तो पहले पद का समाकलन y होगा, इसका बताओ, 2 आगे करके। अब बताओ, एक घात में लॉग का फार्मूला होता है, लगा लो। लॉग के जितने फार्मूले हैं मापांक में याद रखना। चर चेंज है तो अपान में अवकलन करना है, ये बात हमने आपको बताई थी। यहाँ पे y है, यहाँ पे y प्लस 2, तो यहाँ से मैचिंग करते हैं। चर चेंज है तो नीचे अवकलन करना है, ठीक है। बराबर में देखो 1 का अवकलन बोलो x, 2 आगे करके 1 है ना घात, 1 के लिए लॉग का फार्मूला होता है। यहाँ पे चर सेम है तो अवकलन नहीं होगा। और इस तरफ ही c को जोड़ दो, चाहे इस तरफ जोड़ो चाहे इस तरफ, आपकी मर्जी, चाहे जिस तरफ जोड़ो, लेकिन एक तरफ जोड़ना है। ऊपर कितना आएगा और इसका अवकलन करोगे कितना मिलेगा, 1 + 0 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर dx नहीं होगा, क्या होगा, dy होगा, क्योंकि यहाँ पर समाकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं तो अवकलन भी y के सापेक्ष ही होगा। तो y का 1 और 1 का 0, तो ना लिखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करोगे, 1 ही नीचे निकलेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लो x प्लस का 2 log x, ITD लिख लो। यहाँ पर आपको समीकरण 1 डाल लेना है, क्योंकि ये जो आंसर शीट निकली है, ये जो आंसर शीट निकली है व्यापक हल में निकली है, ठीक है। लेकिन हमसे कहा गया है कि वक्र जो है बिंदु 1 और -1 से होकर जाता है, तो होकर जाता है तो विशिष्ट हल में आंसर शीट निकालना है वक्र के समीकरण की। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे वक्र, ये वक्र का समीकरण है। वक्र एक बिंदु 1, -1 से होकर जाता है, तो होकर जाता है या वक्र स्थित है,
तो x और y का मान होता है, इतना ध्यान रखना, y का मान यहाँ पे रख लो -1, फिर रखो y का मान। जब संख्यात्मक मान रखते हैं तो मापांक घट जाता है, ठीक है। x का मान 1 रखो, संख्यात्मक मान रखते हैं तो मापांक घट जाता है, तो -1 -2 log यहाँ पे 1 मिलेगा। तो आपको पता है log 1 का मान 0 होता है, हटाओ, यहाँ पर भी 0 रख लो, तो 1 + c मिलेगा। इस तरफ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा। 1 को इस तरफ भेजेंगे तो c का मान मिला है हमें -2, तो c का मान समीकरण 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 कहाँ है, ये, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है जहाँ से हम लिखें, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये लाइन लिखना है, इसके बाद ये लाइन आपको लिख लेना है और c के स्थान पर आपको रख देना है। कितना निकला है c का मान -2, पहले तो y माइनस का 2 log mod में y प्लस का 2 बराबर x प्लस का 2 log mod x, रख लो, प्लस माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। इतनी ही आंसर शीट छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आंसर शीट नहीं मैच हो रही है कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका समीकरण में क्या होता है, समाकलन होने के बाद आंसर शीट आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, नंबर चेंज करना है और अगला प्रश्न देख लेना है। रफ हो गया, अब आपको अगला यहाँ पे नंबर डाल लेना है। क्या है, अड़ा। यहाँ पर बताया गया है रेखा y बराबर 3x + 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समाकलन विधि से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्ट 8 आपको पढ़ाया था ना, समाकलनों के अनुप्रयोग, तो आपको बताया था 2 ही प्रकार के प्रश्न में आपको मिलेंगे। तो पहले देख लो, ये पहले प्रकार का प्रश्न है या दूसरे प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पे चर x और y में केवल एक समीकरण है, तो पहले प्रकार का ये प्रश्न है। और यहाँ पे x बराबर -1 है, चर x में है, और यहाँ पे x बराबर 1 चर x में है। चर x और y में आपको देखना है समीकरण, अगर एक है तो पहले प्रकार का है, अगर 2 मिल जाते हैं आपको तो दूसरे प्रकार का होगा। तो प्रकार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रकार में प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं और पहले प्रकार में प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाते हैं। आपको डेटा लिखना है, इतना इतना इतना, उसके बाद तुरंत डायग्राम बनाना है, डायग्राम से लिमिट पता कर लेना है और समाकलन ज्ञात कर लेना है, निकल आएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लो रेखा का समीकरण, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम, y बराबर 3x + का 2, इसे समीकरण 1 डाल लो। फिर बताया गया है कोटियाँ, तो x बराबर -1 एवं x बराबर 1, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है इस रेखा का, तो अंताखंड रूप में चेंज कर लो आप, x/a + y/b बराबर 1, अंताखंड रूप में चेंज कर लो। इसका डायग्राम आता है, ये है, ठीक है। यहाँ पर x के नीचे जो भी है तो x अक्ष पे लिखना है, ठीक है, ये x अक्ष है। y के नीचे जो भी है y अक्ष पे लिखना है, धनात्मक है तभी यहाँ पे धनात्मक अक्ष हमने पकड़े हैं। तो क्या करना है, इसको ऐसे चेंज करना है, फिर आपको पता करना है ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, ठीक है। आपको लिख लेना है यहाँ पे समीकरण 1 से, तो y बराबर 3x + का 2, 2 को इस तरफ लाएंगे और y को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब बराबर क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, तो हम -2 को बटे में ले जाते हैं, ठीक है। अब लघुत्तम वापस कर दो यहाँ पे, तभी 2 पद मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 1 बराबर, यहाँ पर x अकेला है, यहाँ पे दुकेला है, अकेला करना है, -2/3, ये अकेला हो गया x, माइनस प्लस y के बटे 2, ये अकेला है, ठीक है। अब आपको इसको इस तरफ लिखना है, बराबर 1 लिख देना है, तो अंताखंड रूप में ये चेंज हो गया, x के बटे -2/3 प्लस y के बटे 2 बराबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो स्केल से बनवाते हैं डायग्राम, स्केल निकाल लो,
बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, ऊर्ध्वाधर रेखा ले ली और यहाँ पर क्षैतिज रेखा ले ली। चलो यहाँ पे एक्स अक्ष लिख देना है, इसका अपोजिट एक्स डैश, यहाँ पे वाई अक्ष लिखना है और इसका अपोजिट यहाँ पे वाई डैश लिखना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एक्स के नीचे माइनस का है, माइनस का क्या दिया गया है 2/3, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष पे ले लेना अंदाज, तो अंदाज से हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, माइनस का 2/3 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बाई का अब देख लो नीचे 2 है तो अंदाज से ले लेना है यहाँ पे 2, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, ऊपर ले लो थोड़ा नीचे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से रेखा होकर जाएगी, ये लो। ठीक है, ये रेखा खींच गई। अब इसके बाद ये कोटियां दी गई हैं, इसे भी खींच लो, x बराबर -1 वाई अक्ष के समांतर यहाँ पे रेखा खींच लो, क्योंकि -2/3 से छोटा ही मिलेगा, तो अंदाज से आपको खींच लेना है। ये हमने खींच ली x बराबर -1 की रेखा। फिर यहाँ पे देख लो x बराबर 1 है, तो वाई अक्ष के समांतर ही रेखा खींचनी है, इतनी दूरी पे ले लो जितनी दूरी पे ये है। ठीक है, यहाँ पर खींच लेना है। अब आपको बिंदु लिख लेना है, क्योंकि x बराबर 1 है तो यहाँ पे मिलेगा 1,0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। यहाँ पे कितना मिलेगा -1,0 मिलेगा। ठीक है, अब बोला गया है रेखा और x अक्ष और कोटियों से घिरे, मतलब 1 2 3 4 बाउंड्री देखो कहाँ पे मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है x बराबर -1 और ये रेखा है, और x अक्ष, ये x अक्ष है, ये रेखा ये वाली। तो एक तो हमको मिल गया ये छायांकित, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर देखो, फिर रेखा ले ली, x अक्ष ले लिया और ये रेखा ले ली, तो देख लो यहाँ से देखना है, ये आपको निकालना है। और ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, x अक्ष के जो ऊपर छायांकित है उसका अलग क्षेत्रफल निकालना है और नीचे छायांकित है उसका अलग क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको पट्टी काटना है, ये पट्टी कट गई, x अक्ष पे ही काटो क्योंकि x अक्ष पे बिंदु पता है। पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो है ये वाला, चर x और y में जो समीकरण है ना उसी से छुलेगा, तो रेखा है ना x और y में उसी से छुला, और नीचे का हिस्सा जो है उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है, तो x अक्ष पे छुला। अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी पट्टी काट लो, चाहे यहाँ पे काट लो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं पट्टी। पट्टी का ऊपर का हिस्सा रेखा से छुलेगा क्योंकि x और y में समीकरण है, नीचे का हिस्सा अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है, तो x अक्ष पे बिंदु है, x अक्ष पे छुल गया। अब निकाल लो अभीष्ट क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, अगर x अक्ष के नीचे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो y माइनस लेना है आपको। ठीक है, और x अक्ष के ऊपर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो y प्लस लेना है। अब आपको लिमिट लेना है, यहाँ पे देखो dx के पहले बिंदु बाद वाला, पहले से लोअर लिमिट पता चलेगी, बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट पता चलेगी 2/3। y का मान रख लो कितना है 3x प्लस का 2 और dx प्लस यहाँ पे देख लो ऊपर निकालोगे ना। ठीक है, dx है ना पट्टी के आगे बिंदु और बाद वाला, पहले वाले से मिलेगा लोअर लिमिट -2/3, बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट, y का मान रख लो 3x प्लस का 2 dx। इतना नोट करो, अब समाकलन करना है और आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है, आगे लिख लो। ठीक है, चलो ब्रैकेट में क्या करना है समाकलन, तो x²/2 हो जाएगा इसका समाकलन, और जिस पद का समाकलन हो जाए लिमिट पक्की हो जाती है। ठीक है, अब इस पद का समाकलन करो, 2x मिलेगा ना, जिस पद का समाकलन होता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ,
समाकलन उतना ही होगा, केवल और केवल लिमिट चेंज हो जाएगी। माइनस का 2/3 फिर 1 प्लस का 2x माइनस का 2/3 फिर 1। ठीक है, इतना नोट करो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है यहाँ पे देख लो, -3/2 आगे ले लो। अब रखो, अपर लिमिट रखोगे x के स्थान पे, वर्ग है तो कितना मिलेगा 4/9। माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 2। अपर लिमिट रखोगे -2/3, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे -1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 3/2। अपर लिमिट रखोगे 1 का स्क्वायर 1, माइनस के बाद में -2/3 रखोगे ना लोअर लिमिट, तो 4/9 मिलेगा। ठीक है, प्लस का 2। अपर लिमिट 1, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे -2/3 मिलेगा, हो जाएगा प्लस का। इसे हल करेंगे तो 3/2 यहाँ पे कितना मिलेगा -5/9। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पे कितना मिलेगा, हल करोगे 1/3 मिलेगा। अब दूसरे ब्रैकेट में देख लो, 3/2 यहाँ पे कितना मिलेगा 5/9। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पे कितना मिलेगा 5/3। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस इसे काट लो, यहाँ पे कितना आया -5/2, 5/6 आएगा ना, क्योंकि गुणा करोगे। यहाँ पे आ जाओ 2/3 प्लस काट लो 3 तिरका 9, 5/6 10/3, 3 है नीचे। ठीक है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे कैलकुलेशन और करेंगे। यहाँ पे लघुत्तम ले लो 6, ऊपर मिलेगा -5, फिर प्लस ऊपर कितना मिलेगा 3 दूनी 6, 2 का गुणा ऊपर करो 4 मिल जाएगा, प्लस 6 ले लो 5, 3 दूनी 6, 2 दशामन 20। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा -1/6 मिलेगा, वहाँ से 25/6 कितना हो गया 1/6, 25/6। चलो लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट प्लस कर लो, काट लो 2 से। तो आंसर शीट कितनी निकली है, इसको हम रफ कर देते हैं। आंसर शीट निकली है 13/3। यहाँ पे लिख लो वर्ग इकाई, ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, इसको नोट करो। अब अगला जो प्रश्न है बहुत बड़ा है, प्रायिकता का है। पहले हम रफ करेंगे फिर लगवा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ हो गया। अब आपको अगला यहाँ पे नंबर डाल देना है, क्या है 4। पढ़ लो क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे बताया गया है एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूल या अन्य किसी वाहन से जाता है जिनकी प्रायिकताएं क्रमशः इतनी 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 और इतनी है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से जाने की प्रायिकताएं क्रमशः इतनी इतनी इतनी। आगे लिखा है परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है। आगे लिखा है यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में अगर देखा जाए सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों नाम बता दिया गया, जैसे यहाँ पे ट्रेन, बस, स्कूटर, अन्य किसी वाहन से 4 नाम है, जो 4 में से एक नाम बता दिया गया। तो यही पहचान है। घटनाएं आपको मिलेंगी और घटना बता देगा लास्ट में, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेज प्रमेय से आपको लगाना है, यही पहचान है कि अगर नाम बता दे लास्ट में तो समझ जाना बेज प्रमेय से लगाना है। अब इसमें भी रूल है, आपको सीख लेना है। जो पहले घटनाएं घटित होंगी उनको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में घटना घटित होंगी उसे बाद में। अब पहचानोगे कैसे, देखो पहले बताया ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है तो उसकी प्रायिकताएं बता दी। जाता है, कहाँ जाता है, फिर आगे लिखा है वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसे देर से आने की प्रायिकताएं। अब देर कब लगेगी, जब भैया ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाओगे तभी तो देर लगेगी, कि देर पहले लग जाएगी बाद में आप बस, स्कूटर, ट्रेन या अन्य किसी वाहन से जाओगे। पहले जाओगे किसी से उसके बाद ही देर लगेगी। तो पहले घटनाएं कौन सी घटित हुई, यहाँ से देख लो, पहले घटनाएं ये घटित हुई। पहले आपको इनको लिखना है।
फिर जो बाद में घटना घटित हुई है उसको बाद में लिखेंगे, वहां से क्या करेंगे, साप प्रतिबंध प्रायिकता से लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले घटनाएं आपको लिख लेना है। E1 पहले क्या नाम बताया, ट्रेन बताया गया, तो यहां पे लिख लो ट्रेन से जाने की घटना। फिर आपको E2 लिख लेना है, दूसरे के लिए क्या बताया गया, बस से जाने की घटना। जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही पेपर में आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको E3 ले लेना है यहां पे। फिर अगला नाम है स्कूटर से जाने की घटना। अब E4 देख लो, अन्य बोला है, अन्य किसी वाहन से जाने की घटना। इसको हम रफ कर देते हैं, यहां पर घटना लिख लो। ठीक है, सबसे पहले इनकी प्रायिकताएं दे दी गई हैं, तो PE1 बराबर देख लो कितना दे दिया गया है, 3/10। PE2 1/5। PE3 1/10। PE4 बराबर 2/5। अब अन्य घटना लिखना है, देर से आने की घटना, यही तो है अन्य घटना। अन्य घटना ए ले लो, देर से आने की घटना, तो इनकी भी प्रायिकताएं हमको दे दी गई हैं। तो बाद में जो घटना होती है उनको अगर लिखना है तो साप प्रतिबंध प्रायिकता से लिखा जाता है, बटे से प्रायिकता, पता ही है आपको। तो कैसे लिखोगे, ये घटना घटित हो चुकी है, E1 जो घटित हो चुकी है उसे नीचे, और जिसकी निकालना है उसे ऊपर। तो निकालना क्या है, दे दी गई हैं प्रायिकताएं। तो देख लो यहाँ पे 1/4 दे दी गई है। पहले ट्रेन बताया ना, तो E1 ट्रेन के लिए है, तो इसीलिए आपको लिख लेना है 1/4। ठीक है, फिर आपको लिखना है PA/E2। दूसरी घटना घटित हो चुकी है, देर से आने की प्रायिकता कितनी दे दी गई है, 1/3। फिर आपको लिखना है PA/E4, मतलब स्कूटर से आप जाओगे तब आपको देर लगेगी, उसकी घटना दे दी गई है 1/12। ये घटना घटित हो चुकी है और देर से प्रायिकताएं आपको लिखना है। अब A/ यहाँ पे E3 कर लो, क्योंकि E3 के लिए है, स्कूटर के लिए। E4 नीचे कर लो, यहाँ पे बताया गया अन्य किसी वाहन से, तो उसने बोला है आगे, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है। अब देर नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता तो 0 रहेगी ना, देर नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता कन्फर्म है 0। ठीक है, अब निकालना क्या है, नाम बता दिया गया है, ट्रेन नाम बता दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है ट्रेन। तो देख लो यहाँ पे ट्रेन E1 है ना, तो E1 ऊपर नीचे A, तो ये ऐसे करके आपको लिखना है, ये निकालना है, क्योंकि आपको पता है जो घटना घटित हो जाती है उसे नीचे और जिसकी निकालना है उसे ऊपर। तो E1 ट्रेन के लिए इसी की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो ऊपर लिखेंगे PE1/A निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब फार्मूला आपको लिखना है बेज प्रमेय का, लिख लो, पता तो होगा आपको ना, बेज प्रमेय से। चलो भाई, फार्मूला PA/ मतलब यहां से स्टार्ट होगा, तो ऊपर क्या है, E1 है, नीचे A है, बराबर में आपको लिख लेना है PE1, ठीक है, इनटू में PA/E1।
अब नीचे 4 पद आपको लिखना है। पहला तो पद यही लिख लो, PE1 इंटू PA/E1, ठीक है, प्लस मार्कर चेंज कर लेते हैं, PE2 इंटू में PA/E2 प्लस PE3 इंटू में PA/E3। अब चौथी घटना के लिए लिख लो, PE4 इंटू में PA/E4, ठीक है। अब आपको मान रखना है। चलो भाई इसको हम रफ कर देते हैं, प्रश्न से देख लेना आप लोग, प्रश्न से देख लेना है। इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये लो, ठीक है। PE1 यहाँ से देख लो 3/10, PA/E1 का मान है 1/4, ठीक है। पहला पद तो यही लिख लो, 3/10 इंटू में 1/4 प्लस PE2 यहाँ से देख लो 1/5, A/E2 1/3 प्लस PE3 1/10, PA/E3 यहाँ से देख लो 1/12 प्लस PE4 का मान यहाँ से देख लो 2/5, PA/E4 का मान यहाँ से देख लो 0। इतना नोट करो, आगे हल करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो 10 4 यहाँ पे 5 3 10 12, ठीक है। कॉमन अगर मिल रहा है तो ले सकते हो, ठीक है, नहीं मिल रहा तो ना लो। चलो भाई यहाँ से कितना मिलेगा, 3/40 पहला पद हो गया, यहाँ पे 1/15, यहाँ पे 1/120, वहाँ पे 0 होगा, लिखो या ना लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 5 कॉमन ले लो तो ये थोड़ा बहुत कटेगा ना, ठीक है। तो 3/40 बटे में अगर हम कॉमन ले लें 5, तो 3/5 यहाँ पे 5 3 15, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, थोड़ा सरल हो गया, 5/40। इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करनी है और क्या, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 3/8, अब यहाँ पर लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा 24, ठीक है। 8 3 24, 3 3 9, पहला पद मिल गया, 3 8 24, 8 1 8, 24 एकम 24 एक ही मिलेगा, ठीक है। तो 8 से ये 3 से कटेगा ना, 8 3 24, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया, तो 3 3 9, अब जोड़ो 9 और 1 10 और 8 18। तो इसको हम रफ कर देते हैं, कट्टा पिट्टी करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आंसर शीट आई है। किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी से नोट करो। अब आपको प्रश्न 7वें का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न हम हल करवा चुके हैं 2020 के, जब हमने सेट हल करवाए थे, ठीक है। तो इसको होम पर डाल देते हैं, आप लोग कर लेना, लेकिन 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवा देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण लिख लेना है पहले, जो 3 दिए गए हैं, 1 हो गया, दूसरा आपको लिख लेना है 2 हो गया, तीसरा लिख लेना है, ये 3 हो गया। अब समीकरण 1 2 3 में से 2 समीकरण आपको ऐसे लेना है जिसमें 1 चर या 2 चर कट जाएं। तो समीकरण अगर 1 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो xz, यहाँ पे xz कट जाएगा घटाने पर, अगर जोड़ेंगे तो y से y कटेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चर कट जाएं, उसमें हमें फ़ायदा है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो x प्लस का y प्लस का z इक्वल 6, x माइनस का y प्लस का z इक्वल 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे निगेटिव लिख देते हैं। इसका मतलब है घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, कितना मिला यहाँ पे 2y, वहाँ से 4 मिलेगा ना, 6 में से 2 जाएगा, y बराबर कट्टा पिट्टी कर लो, तो y का मान हमको 2 मिल गया।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर आपको दो समीकरण ऐसे पकड़ना है जिसमें क्या कट जाए, x और z कट जाए या y और z कट जाए। तो देख लो, अगर हम बात करें यहाँ पे समीकरण 2 और 3 की, तो 2 चर कट जाएंगे जोड़ने पर। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे फिर समीकरण पकड़ना है 2 व 3 को, तो x माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 2x प्लस का y माइनस का z इक्वल 1। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या करो, जोड़ने पर पॉजिटिव लिख दो, इसका मतलब है जोड़ने पर। ये कट गया तो यहाँ पे 3x आ गया, वहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। x बराबर कट्टा पिट्टी करो, 1 आ गया। z का मान और निकालना है। समीकरण 1 पकड़ लो, चाहे 2 पकड़ लो, चाहे 3 पकड़ लो। क्यों? क्योंकि x और y के मान पता चल गए ना। चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, तुरंत ही z का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 से रख लो, x का मान 1 है, फिर यहाँ पे रखो y का मान 2, 6, z बराबर 6 माइनस का 3, z बराबर कितना आ गया 3, तो z बराबर 3 आ गया। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली है। ठीक है, और बेसिक से आप लोग लगा लेना, क्योंकि रिपीट प्रश्न है ये, बहुत बार इस प्रकार का प्रश्न हम करवा चुके हैं। अब देख लो अगला प्रश्न, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। मेरे प्यारे बच्चों, ये खा जो है ये भी रिपीट है, इसको भी होमवर्क डाल देते हैं, कर लेना आप लोग। 2020 में सेट जब हल किए थे तो इस प्रकार हो चुका है। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट इसकी भी निकलवाते हैं। चलो भाई, क्या करना है आपको, फार्मूला तो याद होगा ना, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए लिख देते हैं पहले। ठीक है, मोड ए का मान है, यहाँ से निकालोगे ना तो 1 निकलेगा। ठीक है, अब ये आपको ज्ञात करना है, ये सहखंडज बोलते हैं एडजॉइंट ए। ये कैसे पता करोगे, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। पहले आपको अवयव में जितने अवयव हैं उतने लिख लो, 133, फिर उसके बाद 143, फिर उसके बाद 134 लिख लिए। अब इसके बाद आपको 2 स्तंभ बढ़ाना है यहाँ पे, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपको 2 पंक्ति बढ़ाना है, पहली और दूसरी। ठीक है, अब दूसरी बढ़ा लो। फिर इसके बाद में आपको पहले पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देना है। अब जो बचा है ना, उसी से ये अवयव ज्ञात होंगे। पहली पंक्ति के अवयव ज्ञात करना है, तो देख लो यहाँ पे आपको क्रॉस इंटू करना है, पहला स्तंभ पकड़ना है, दूसरा स्तंभ, तो कितना मिलेगा 16, फिर लेफ्ट का गुणा करेंगे माइनस के बाद में 9 मिलेगा, घटा दो कितना मिला हमें 7 मिला। ठीक है, हम एक मार्कर ले लेते हैं और जल्दी जल्दी अवयव ज्ञात करेंगे। इसे हटा दो क्योंकि 1/1 तो 1। ठीक है, अब इसका गुणा करो, 9 मिला, माइनस के बाद में लेफ्ट का गुणा करो, 12 मिला, तो माइनस का हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका इसमें गुणा करो, 9 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो, कितना मिला 12, फिर हमको माइनस का 3 मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ पकड़ लो, दूसरी पंक्ति के अवयव लिख जाएंगे। इसका इसमें गुणा करो 3, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो -1 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इसमें गुणा करो 4, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो 3 एकम 3, कितना मिलेगा 1 मिलेगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका इसमें गुणा करो 3 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो 3 मिला, कितना मिला 0। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इसमें गुणा करो। अब आपको दूसरा मीन्स तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ पकड़ लेना है और तीसरी पंक्ति के अवयव लिख जाएंगे। तो 3 और माइनस का 4, कितना मिला -1 मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणा करो यहाँ पे 3 एकम 3, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, हटा देते हैं। इसका इसमें गुणा करो 4 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो 3 मिला तो 1 मिला। ये आंसर शीट है ए इनवर्स की। ठीक है, इतना नोट कर लो और बेसिक से आप लोग लगा लेना, क्योंकि ये रिपीट प्रश्न हुआ है, बहुत बार हो चुका ना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या बताया गया है, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। 8वें का देख लो।
उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4G ट्रिक से प्रश्न नंबर 8वें का हल 4G ट्रिक से देख लो मेरे प्यारे बच्चों। cos x का ग्राफ आपको पता ही होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से उसने बताया x बराबर 0 और 2 पाई के मध्य। x बराबर 0 यहाँ पे मिलेगा, 2 पाई देखो कहाँ पे मिले, ये 90 हुआ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा ना, 90 90 180। फिर यहाँ पे 90 90 180 में से 180 जोड़ना है तो 2 पाई, मतलब बोला है इसके बीच का क्षेत्रफल x बराबर 0 2 पाई। तो मतलब आपको इतना पता हो, गोले ये बनते हैं ना, गोले ये तो 2 देता है उत्तर। तो ये कितना देगा, यहाँ पे 2 दे देगा, तो ये आधा है 1 दे देगा, ये आधा है 1 दे देगा, जोड़ लो 1 प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हुआ 4। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट ऐसे निकालना है। अब बेसिक से हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। 4 वर्ग इकाई ही निकलेगी। चलो बेसिक से देख लो। पहले क्या करना है, दिया गया वक्र लिखना है, y बराबर दिया गया है cos x, समीकरण 1 डाल लो, ठीक है। पहले प्रकार का ये प्रश्न है, क्योंकि चर x और y में एक ही समीकरण है ना, तो आपको डायग्राम बना के तुरंत ही समाकलन विधि से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। डायग्राम देख लो cos का, ठीक है। यहाँ पे x अक्ष और यहाँ पे आपको y अक्ष डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे बताया x बराबर 0 और 2 पाई अभी बताया था ना, 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 90 है, पाई y 2 कामा 0 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा बताइए, ये क्या है पूरा पाई है ना 180, तो ये पाई बाई 2 में पाई जोड़ लो तो कितना मिलेगा 3 पाई बाई 2 कामा 0 यहाँ पे मिल जाए, और यहाँ पे कितना मिलेगा 2 पाई कामा 0, इतना ही मिलेगा ना कि 0 कामा 2 पाई मिलेगा। जल्दी बोलो, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 पाई कामा 0, अब तो ठीक है, x अक्ष पे पाई का मान 0 होता है, मतलब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका निकालना है और इसका निकालना है, अलग अलग निकालना है। x अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल निकालोगे तो y माइनस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर a से b, ये वाला लेंगे y प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो y माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे y प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से लिखते हैं, लिमिट हो गई, ये क्या है मूल बिंदु है 0 कामा 0, तो इसकी पट्टी काटेंगे तो ये कटेगी ना, ये पट्टी यहाँ पे कट जाएगी, थोड़ा यहाँ पर dx लिखेंगे और थोड़ा पाई बाई 2 कामा 0 लिख देंगे। dx के पहले जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट पता चलेगी, बाद में जो बिंदु है वहाँ से अपर लिमिट पता चलेगी। अब y का मान रख लो प्रश्न से cos x, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी पट्टी काट लो तो पट्टी कट गई ना, तो यहाँ पे dx लिख देते हैं। तो dx के पहले जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट पता चलेगी, dx के बाद में जो बिंदु है वहाँ से अपर लिमिट पता चलेगी। अपर लिमिट ये बिंदु है 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 से अपर लिमिट पता चलेगी, ठीक है। और बाई रख लो cos x और dx, अब प्लस, अब लिमिट इसकी देखना है तो पट्टी काट लो, इसकी कट गई पट्टी, ठीक है। ये पट्टी हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और 2 पाई कामा 0 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 पाई कामा 0, ठीक है। पट्टी यहाँ पे कट गई, तो पट्टी का आगे का जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट पता चलेगी
और पट्टी का जो बाद वाला बिंदु वहाँ से अपर लिमिट पता चलेगी। रख लो बाई है cos x। अब आपको समाकलन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, cos x का समाकलन क्या होगा? sin x। और जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, ठीक है। माइनस समाकलन तो सेम है, लिमिट अलग अलग है, तो π/2 से 3π/2, ठीक है। लास्ट वाले का भी sin x होगा, लिमिट 3π/2 से 2π, ठीक है। अपर लिमिट रखो तो sin 90, लोअर लिमिट sin 0। पहला ब्रैकेट हो गया, माइनस के बाद में अपर लिमिट sin 3π/2, लोअर लिमिट sin 90। दूसरा हो गया, तीसरा देख लो, अपर लिमिट sin 2π, लोअर लिमिट sin 3π/2। अब मान कैसे रखोगे? sin x का अगर ग्राफ आता है तो जल्दी मान आप बता सकते हो, तो यहाँ पर हम बता देते हैं ग्राफ sin x का। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, sin x का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 और 0। यहाँ पे पाई मिलेगा, यहाँ पे 2π मिलेगा, यहाँ पे 3π मिलेगा, क्योंकि ये पाई फिर पाई जोड़ो, यहाँ पे 2π में पाई जोड़ो 3π, यहाँ पे मिलेगा π/2, यहाँ पे पाई इसमें जोड़ो π/2 में, तो 3π/2। 3π/2 में पाई प्लस करो, 5π/2 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना मिलेगा? 5π/2 में पाई जोड़ो 7π/2, 7π/2 है ही नहीं, ठीक है। तो sin 90 का मान ये मिला, 90 के सामने कितना है? 1 है ना, ठीक है। sin 0, अब 0 पे 0 ही होगा ना, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है, यहीं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, sin 3π/2 यहाँ पे इसके सामने देख लो मान sin का, माइनस का 1, sin 90 का मान 1। तीसरा ब्रैकेट देख लो, sin 2π यहाँ पे मिला, इसके सामने देखो आंसर शीट 0, ठीक है। sin 3π/2 फिर देखो माइनस माइनस +1 हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं, ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। जब हमने पार्ट 2 पढ़ाया था ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो ये ग्राफ हमने बताया था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 प्लस का 1, कितना हो गया? 4 वर्ग इकाई। पहले ही बता रहे थे कि इतनी ही आंसर शीट निकलेगी, नोट कर लो इसको। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए प्रश्न नेक्स्ट, ये भी रिपीट प्रश्न है, क्योंकि 2020 के जब हमने सेट हल करवाए तो ये प्रश्न मिला था। तो इसको होमवर्क डाल देते हैं। बताया गया है पहली रेखा और दूसरी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी ये बहुत ज़्यादा आता है, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। 8-8 नंबर के फंसते हैं ये सब, ठीक है। अब नमे का देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये नहीं हुआ था, इसको हम लगवा देते हैं। आई के बराबर सबसे पहले आपको लिख लेना है, e की घात x अपान 1 प्लस e की घात x इंटू में 2 प्लस e की घात x और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करो। अभी बता रहे हैं क्यों हम यूज कर रहे हैं, रीजन बताएंगे, उसके बाद सवाल को लगाएंगे। देखो 2 ब्रैकेट हैं नीचे, हर में 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिलते हैं तो आंशिक भिन्न से प्रश्न को लगाया जाता है। लेकिन e की घात में लॉग में आपको मिल जाए तो आंशिक भिन्न नहीं लगती है। e की घात लॉग बता देते हैं यहाँ पे ILATE, केवल इसको छोड़ के ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, तब आंशिक भिन्न यूज नहीं होती, केवल इस पे यूज होती है। तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन बीजीय व्यंजक में इसे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से e की घात x और t मानेंगे, ठीक है, बना लेंगे, तब आंशिक भिन्न यूज होगी। इसका समाकलन करो, हो गया समाकलन। अब जितना मिला है यहाँ पे, ठीक है, उतने के स्थान पे dt रखेंगे। अब वैसे भी आपको पता है प्रतिस्थापन विधि जब यूज करते हैं तो 2 मान रखना पड़ते हैं, एक जो माना है उसके स्थान पे और जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे। तो i बराबर 1/1 प्लस का t और 2 प्लस का t और यहाँ पे dt इसके स्थान पे रख दिया। यहाँ पे रफ कर देते हैं, सही से लिख देते हैं e की घात x। मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ पे देखो आंशिक भिन्न लगेगी शॉर्ट में, ए बी सी के मान डायरेक्ट निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट के अंदर घात देखें टी की अधिकतम और यहाँ पे देखें 1, पहली शर्त सत्य है। अब होल घात देख लो ब्रैकेट की, पहले वाले की 1 और दूसरे वाले 1, मतलब दो शर्तें अगर सत्य हैं तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज होती है। अगर दोनों में एक भी शर्त असत्य है तो लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज होती है। तो शॉर्ट में यहाँ पे आंशिक भिन्न यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर आई बराबर, पहले वाले ब्रैकेट के लिए आपको ए लिखना है ऊपर, फिर प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए बी लिखना है। ए और बी के मान आपको निकालना है। कैसे निकलेंगे हम आपको बता रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बताएंगे कैसे निकालोगे। तो ये रफ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से तो निकलेगा ना, तो ये दोबारा लिखना हमें पड़ेगा। ठीक है, देखो ए का मान निकालना है, ए के नीचे देखो ब्रैकेट 1 + t है तो इसे 0 बनाना और छुपाना है। देखो कैसे, t के स्थान पे कितना रख दें, यहाँ पे 0 मिल जाए -1, तभी तो 0 मिलेगा। अब इसे छुपा लो। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t बराबर -1 रखना, ऊपर नहीं है तो ऐसे रखो। यहाँ पे देखो -1 रखोगे तो 2 - 1 1, तो मतलब a का मान हमको 1 मिल गया। ऐसे करके निकालना है। अब आ जाओ b का मान निकालना है। तो b के नीचे देखो जो भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को छुपाना है यहाँ पे, लेकिन 0 बनाना है। 0 बनेगा तभी छुपेगा। तो t के स्थान पे कितना रख दें, यहाँ पे -2 रख दें, तभी ये 0 बनेगा। 0 बनेगा तो छुपेगा। अब जहाँ जहाँ t है रख दो -2, तो 1 -2, तो 1/-1 कितना मिला -1। b का मान -1 मिल गया। तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज हो गई। जब शर्त सत्य होती हैं, 2 बताई थी, तभी शॉर्ट में यूज होगी आंशिक भिन्न। चलो भैया, अब a और b का मान पता चल गया, हटा दो उसे। 1/1 प्लस का t, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 प्लस का t। 1/1 का समाकलन करो। पहले पद का करेंगे, होल घात कितनी है 1 है, तो होल घात 1 में फार्मूला क्या लगता है लॉग मॉड में। ठीक है, और चर अगर चेंज है तो अवकलन होगा अपान में। 1 का 0 t का 1 माइनस, इसमें भी एक घात है होल घात 1 के लिए ये फार्मूला लगता है लॉग का। t है यहाँ पे 2 + t, तो चर देखा मैचिंग की, चेंज है तो अवकलन करोगे t के साथ पे। 2 का 0 t का 1 और प्लस का c, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा log 1 प्लस का t मिलेगा और यहाँ पे माइनस का log 2 प्लस का t मिलेगा। log m/n लगा लो, यहाँ पे प्लस का c, log m/n लगा लो। log 1 प्लस का t अपान 2 प्लस का t। फार्मूला अगर बन रहा है log का तो लगाना है, नहीं बन रहा तो आंसर शीट यहीं पे छोड़ना है। तो बन रहा है फार्मूला तो इसीलिए हम लगाएंगे। तो होल मोड कर लिया, क्योंकि अगर Z1 का अलग मापांक है, Z2 का अलग मापांक है, ये पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। तो होल मापांक में किया जाता है, क्लास 11 में पढ़ा होगा समेतर संख्याओं में पाठ, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब t का मान वापस रख दो, आंसर शीट आ जाएगी। t किसे माना था, e की घात x को माना था, प्लस c। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 के खा की, तो ये प्रश्न हो चुका है। देखो कहाँ पे हुआ था, 2020 का सेट, दूसरा है कोड है 324XB। प्रश्न है 9 का खा का पहला, तो ये हो चुका है। आप लोग लगाना दोबारा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा वही परफेक्ट बनेगा गणित में, और उसी के आएंगे गणित में 100 में 100। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रश्न को कंप्लीट किया और सेट 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगली क्लास में लाएंगे सेट 3 और उड़ाएंगे 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।